अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क में जारी सियासी हैजान और बुरान थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता हफ्ते पंजाब में होने वाले सियासी दंगल में 11 जनवरी तक ही सही, लेकिन अब पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं होगी, उसमें तातुल जरूर आया है। चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला पंजाब पर वापस बहाल हो चुकी है और बज़ाहिर हर कैंप के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी ऐसे की है कि नून लीग भी नहीं चाहती थी कि असम्बली डिसॉल्व हो। अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जो कैंप है पीडीएम की जानिब से एतमाद के वोट के चैलेंज से निमटने की तैयारी कर रहा है। गो के परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट में यह गारंटी दे चुके हैं कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे, लेकिन पीटीआई अभी भी इसी मुहिम जोई पर मुसर है और अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफ लीग से भरपूर सियासी लेन देन भी हो रहा है। कुछ सीटों की एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है, जिस पर गुज़श्ता हफ्ते हम अपने प्रोग्राम में तफसीली सेगमेंट्स भी कर चुके हैं। इस मुमकिन सियासी लेन देन की कामयाबी का अंदाजा लगाने के लिए इमरान खान 11 जनवरी से पहले परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत भी की है, जिस मुतालिक मनसूबाबंदी के लिए आज उनका इजलास भी हुआ। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया गया ताकि नंबर गेम देखते हुए एतमाद के वोट में जाने को फाइनल किया जा सके। दूसरी जानिब पीडीएम कैंप भी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज जो मीडिया पर खबर आई कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब में परवेज इलाही को नाकाम बनाने के लिए प्लान बी मुरतब कर लिया है। और प्लान बी क्या है? हमारी जो खबरें हैं कि इमरान खान की जानिब से 23 दिसंबर को जो असम्बलियाँ तहलील करने का दावा था वो अब सब ने देखा वो नाकाम हुआ और पीडीएम का ये प्लान ए था जो कामयाब हमें नजर आया। अब बतौर प्लान बी पंजाब असम्बली के मखसूस मेंबरान से रवाबित के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की हालिया मुलाकात में इस पर हतमी गुफ्तगू हुई, जिसके मुताबिक मखसूस मेंबरान से रवाबित की तकमील और मज़बत नतीजा खेजी हुक्मरान इत्तेहाद के नज़दीक परवेज इलाही के लिए ईवान से एतमाद के वोट में मुमकिन नाकामी की सबसे बड़ी वजह होगी। इन रवाबित के लिए तजवीज़ किए गए मेंबरान मुबैना तौर पर पंजाब की हुक्मरान जमातों से इख्तिलाफ रखते हैं और ये काम आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात, जहांगीर तरीन और नून लीग के अहम रहनुमा मुकम्मल करेंगे। इसी प्लान के तहत हमजा शहबाज भी मुमकिन तौर पर 5 जनवरी को वापस वतन आ रहे हैं, जबकि सूबाई वजीर जो हैं हसनैन बहादुर द्रेशक के इस्तीफे की नामंजूरी को भी पीटीआई और परवेज इलाही के माबैन आर्जी सेटलमेंट करार दिया जा रहा है। एक तरफ पीटीआई और पीडीएम के दरमियान सियासी मार्के सर करने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के रवाबित से मुतालिक भी हर रोज नया मामला सामने आ रहा है। गुज़श्ता रोज इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक दिए बयान ने सियासी पंडितों के कान खड़े किए थे, जिनके मुताबिक अगरचे उनका नई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं, लेकिन उनको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करवाने जा रही है। इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक इस मानी खेज मफामती बयान की तकवीत आज एक बड़ी पॉलिसी मौक़िफ़ से भी मिली, जब इमरान खान की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को यह हिदायत की गई कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद बिल्कुल ना करें। उनके बकौल इनकी पार्टी की लड़ाई जनरल बाजवा से थी, जो अब नहीं रहे। जनरल बाजवा और इमरान खान की मुबैना लड़ाई से मुतालिक भी आज का दिन एक बड़े बयान की नजर रहा, जब सदर आरिफ अलवी की जानिब से ये इंकिशाफ सामने आया कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में भी और 2018 के इलेक्शन में भी इमरान खान की मदद की। कराची में एक इशाइये के दौरान सदर आरिफ अलवी ने जो बात की, बाद में वाने सदर से उसकी तरदीद भी आई। सदर का बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया, लेकिन वफाकी हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी ने की जो श्री रहमान साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि जी ये जो बयान है ये बेसिकली एक चार्ज शीट है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन दिलचस्प बात यह कि वाने सदर ने अपने इस्लामिया में यह वजाहत नहीं की कि सदर आरिफ अलवी ने जनरल बाजवा से मुतालिक असल बयान क्या दिया था। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जिनकी जानिब से भी गुज़श्ता एक बयान आया कि जी वो किसी लेवल प्लेइंग फील्ड को नहीं मानते और हुकूमत के हाथ बांध कर दूसरे को अजदहा बनाया जा रहा है। इसके बाद हमें आमिर ज़िया साहब भी ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ से भी मौक़िफ़ लेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो सदर आरिफ अलवी की स्टेटमेंट है, ऑल्दो वो कह रहे हैं कि ये सयाको सबाक से हटकर है, फिर आपकी जो स्टेटमेंट है, आप अभी भी समझते हैं कि आपके हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास अभी भी नहीं है? ये किस बुनियाद पर आप इतना बड़ा दावा कर सकते हैं? आदल, दोनों ही बातें आप दुरुस्त कह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सहूलतकारी अभी मैं समझता हूँ जारी है और लोग भी समझ रहे हैं।
दूसरा ये है कि जो आपने सियाको सबाब से हट के बात की कि तर्जमान जो हैं प्रेसिडेंट के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, मैं अगर इसको मान भी लूँ कि सियाको सबाब से हट के वो स्टेटमेंट आया, तो क्या मुनस लाई, क्या फवाद चौधरी, क्या परवेज़ लाई, क्या इमरान खान खुद, ये सारे के सारे जो बातें कर रहे हैं वो सियाको सबाब से हट के उनको कोट किया जा रहा है। जो वो जनरल फैज़ के बारे में बात करते हैं, जो जनरल बाजवा के मतलब वो बात कर रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पहले कोई और करवाता था, आज हम खुद कर रहे हैं। जो वो बातें कर रहे हैं कि एहतसाब का कंट्रोल किसके हाथ में था, कौन पकड़वाता था और कौन छुड़वाता था, और कौन हुकूमत चलवाता था, कौन सहूलतकारी फ्राहम करता था, और कौन इमरान खान को हुकूमत से हटने के बाद भी सहूलतकारी का रोल अदा करता रहा, कौन राब्ते में है आज तक। यहाँ पर लास्ट टाइम आपने हमारे प्रोग्राम में यही बात की थी, सहूलतकारी जो है वो आखिरी वक्त तक होती रही, फिर ये भी हुआ कि जी सहूलतकारी अब रिटायर हो चुकी है। ये जो आपकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, दूसरे फरीक को अजदहा बनाया जा रहा है, लेकिन आपके बाकी वजीर कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रलिटी भी आ चुकी है, सब कुछ है। और इवन आज भी एहसन इकबाल साहब ने कहा, मौजूदा आर्मी चीफ और DGI जो हैं वो ये हर मुमकिन बनाएंगे कि सियासत में कोई मुदाखलत ना हो। तो क्या आपको वो पता है जो उन्हें नहीं पता? नहीं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं मुझे ये इत्मीनान है कि खुदा करे ऐसा हो और नज़र आता है, मगर क्या सहूलतकारी 2, 3, 4 लोग करते हैं? क्या दीगर अदारे जो हैं उनमें बैठे लोग क्या कर रहे हैं? जस्टिस सिद्दीकी जो बात करते हैं समझती है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कहा 3 अदारों ने मिलकर इस बुत को तराशा, क्या एक अदारा अगर ए पोलिटिकल हो गया है तो क्या दीगर अदारों में बैठे लोग भी ए पोलिटिकल हो गए हैं? और क्या आज ये तो सवाल करना हमारा, मियां साहब इदारा आपका इशारा दूसरी जानिब आदल है। एक सेकंड, नहीं आदल एक सेकंड प्लीज जी बोलिए। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मेरे हवाले से मंसूब ये जुमला कहा आपने, मैंने कहा था, मैं अब फिर दोहरा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती आदल, कि आज सारे के सारे लोग एतराफ़ भी करें उस वक्त के जो किरदार थे, वो जस्टिस साकिब निसार हों, वो क्या नाम है उनका, जनरल फैज़ हों या जनरल बाजवा हों, अपनी निजी महफिल में ये कहें कि हमने नवाज शरीफ से ज़्यादती की। और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा साहब ने जब वो चीफ थे अभी, उन्होंने कुछ सहाफ़ी और कुछ अरकान असम्बली की एक मीटिंग में ख़ुद से ये कहा कि नवाज शरीफ से ज़्यादती हुई। और भाई मुझे ये बताएं कि आज मुख्तलिफ़ लोग, और ख़ास तौर पर मैं ये अगर बात करता था तो मुझे ये कहा जाता था ये इल्ज़ाम तराशी है, मगर जो बेनिफिशरी हैं वो अगर इतराफ़ करें कि परवेज़ लाई कहें कि जनरल फैज़ ये करते थे, इमरान खान कहें कि जनरल बाजवा ये करते थे, मुनस लाई भी कहें, क्या फवाद चौधरी भी वही बात करें, आरफ अलवी भी वही बात करें, तो बातें सारी वही की जा रही हैं जो हम लोग करते थे, मगर बेनिफिशरी जो थे उनके साथ भी कोई एहतसाब ना हो, और जिनको बेगुनाह होते हुए रगड़ा दे दिया गया वो भी वहीं सजाएं खड़ी रहें, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो गई भाई? फिर ये कैसे मैं मान मुझे लूं? बताएं, थोड़ा सा सियासी मामलात को थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा कि कहा यह जा रहा है, इमरान खान साहब ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि अप्रैल में इंतखाबात हो, बहुत बड़ा उन्होंने दावा कर दिया है, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। आप भी कह रहे हैं कि मौजूदा जो क़यादत है वो हमें भी लग रहा है और अल्लाह करे कि उसी तरफ ये मामला जाए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, अप्रैल में कोई इंतखाबात नहीं होंगे। क्या कोई प्रेशर है हुकूमत पर कि जनाब आप मार्च अप्रैल में इंतखाबात की तरफ जाएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में ये बात डिस्कस होना चाहिए, जो 2017 का फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान जो है उसको इस हाल तक पहुंचाया किस किस किरदार ने, उनको
ना सिर्फ बेनकाब कौम के सामने बल्कि कटहरे में लाया जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की कौम के दुखों का कुछ ना कुछ मदावा हो सके। मैं समझता हूँ कि कोई इस बात को मुस्लिम लीग के लोग हों या मुस्लिम लीग की क़यादत हो, वो माफ़ करने की पोजीशन में नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान के अदारों से खेला, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल से खेला, ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि उन लोगों को माफ़ कर दिया जाए। हाँ, मैं ये बात कहूँगा कि यह बात की जानी चाहिए उस फोरम पे, नेशनल फोरम पे, कि भाई कौम ये समझती है कि आइन कानून से मावरा किसी के पास ये हक नहीं है कि वो कोई दबाव डाले गैर आइनी या कोई दबाव ले गैर आइनी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि दबाव मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, और अगर आया तो रेजिस्टेंस शो करेंगे। ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। ठीक है। 7-8 महीने पहले जब अदम एतमाद हुई और आज मतलब आपके कई लीडर्स उस वक्त भी और मेरा जहाँ तक मुझे याद है आप भी उनमें शामिल थे कि जी ये इस चीज़ में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। शायद खकान साहब थे कि जी इलेक्शंस में सीधा चले जाएं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही स्टेटमेंट दी कि हमें उसी वक्त इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। हमने 7-8 महीने जो है बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर दी है। आप भी नवाज शरीफ साहब से बड़े करीबी राब्ते में रहते हैं। मेरे ख्याल में वो भी शायद यही सोचते हैं कि बड़ी सियासी कॉस्ट पे की। क्या ये बहुत बड़ी सियासी गलती थी नून लीग की हुकूमत में आना अदम एतमाद के बाद? देखें, बतौर सियासी कारकुन के अगर मेरे से राय आप लेते हैं तो वो तो बिल्कुल गलत फ़ैसला था, मगर बतौर पाकिस्तानी आप मेरे से राय लेते हैं तो ये पाकिस्तान पर हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। वजह यह है कि अगर ये कुर्बानी ना दी जाती तो पाकिस्तान को 3-4 लोग मिलके जिस जगह लेकर चले गए थे अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए और दूसरों को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, शायद फिर वापसी मुमकिन ना रह जाती पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कुर्बानी जिन हालात में भी दे दी गई वो पाकिस्तान के मफाद में है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है मियां साहब, मुझे आखिर में पंजाब की सिचुएशन पर मुख्तसरन अगर बताएगा कि क्या एक तो क्या नून लीग को अपनी हुकूमत वहां पर बनानी चाहिए अगर आप इस पोजीशन में आते हैं मौजूदा हालात में। नंबर 2, क्या परवेज इलाही साहब अभी भी आपके कैंडिडेट बन सकते हैं वज़ारत आला के, या पुलों के नीचे से काफ़ी पानी बह चुका है? लेकिन देखें, जहाँ तक आपने परवेज़ इलाही को बतौर कैंडिडेट अडॉप्ट करने की बात किया तो ये तो सोच भी नहीं है हमारी किसी पार्टी वर्कर की भी, और ना करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत आज भी आप बनाने के लिए ख्वाहिश करते हैं, तो मैं मजबूरन ये कहूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबों के पास हैं, इक्का दुक्का या 2% के अलावा। मुझे ये बताएं, सूबों का काम ये नहीं है महंगाई को कंट्रोल करना, सूबों का ये काम नहीं है गवर्नेंस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। आज आप ये देखें कि पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, आटा मिल नहीं रहा। आपको ये सोच के सुन के तकलीफ़ होगी कि ये काम सब्सिडी दे कर भी सूबों का काम है कि इस महंगाई को कंट्रोल करना, और जो बुनियादी ज़रूरत है, जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है, मेडिसिन हो या आपके पास आटा, दाल या चीनी या घी का हो, ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है एजुकेशन की भी, यानी मैं सब आप बनाएंगे गवर्नमेंट, ठीक है, आप बनाएंगे गवर्नमेंट इन हालात की वजह से। अगर आप अगर वफाक में हुकूमत कर रहे हैं तो सवाल उठते हैं, लोग कहते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में तो महंगाई कम होती है, आज क्यों ज़्यादा है? तो वो सूबे लिए बगैर आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। ठीक मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जानेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। अली साहब बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत की स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरी होगी कि जी जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ की मदद की 2018 के इंतखाबात में भी, सेनेट में भी,
इसी तरह का बयान जो है परवेज़ इलाही साहब भी दे चुके हैं, वो हमारे मोहसिन हैं, तहरीक इंसाफ की मदद की। आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी यही कह चुके हैं कि उन्होंने हमारी मदद की। तो मतलब ये जो 2018 के इंतखाबात थे या सेनेट में, तो जनरल बाजवा साहब ने तो मेरा ख्याल है फिर आउट ऑफ द वे जाके आपकी मदद की। अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो खान साहब उन पर तनकीद कर रहे हैं। मतलब सदर मुमलिकत का ये कहना जो है, बल्कि पीडीएम तो ये कह रही है कि ये चार्जशीट है इमरान खान साहब के खिलाफ। अच्छा आदिल, उसका रिबर्टल आ चुका हुआ है और मेरे ख्याल वो रिबर्टल भी आपको चला देना चाहिए। तो उन्हें बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्हें कहा सर वो चला दिया, आपसे पहले वो चला दिया, आपसे पहले वो चला दिया। थैंक यू। तो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बता चुके हैं कि ये जो एक इनफॉर्मल हमारी जो मीटिंग की है उसके अंदर जो हमारी बातें हैं उसको सियाको सबाक के अलावा पेश किया गया। और इसकी रीजनिंग है, इसकी रीजनिंग ये है कि अगर सेनेट में उन्होंने हमें हेल्प किया था तो बड़ी ज्यादती की थी, क्योंकि गवर्नमेंट थी और वहां संजरानी साहब को उन्होंने बगैर तहरीक इंसाफ के साथ मिलके उनके वोट तोड़े थे। तो इसका मतलब इस वक्त तो अपोजिशन जो इस वक्त है उसके साथ तो कोई भी नहीं है। तो वो संजरानी साहब को चेंज कर देना। संजरानी साहब को अभी तक रखा क्यों है? वो तो फौज की मदद से और पीटीआई की मदद से आए थे। तो अभी तक संजरानी साहब 8.5 महीने में क्यों नहीं चेंज हुए? क्यों नहीं उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आए? तो इसका ये मतलब हुआ कि जो कुछ हुआ था फिर संजरानी साहब की वजह से हुआ था। संजरानी साहब की पार्टी का नाम क्या है? मुझे भूल गया हूँ, शायद आपको याद हो। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जी। कहते यार आपके इत्तेहादी रहे 3.5 साल। बाप पार्टी आपकी इत्तेहादी रही है सर 3.5 साल। बाप के बारे में क्या कहते थे पीडीएम वाले? नहीं अब ऐसा तो ना करें ना, 3.5 साल बाप आपके साथ था तो ठीक था, बाप आपके साथ नहीं है तो मसला हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं कि चार्जशीट है, तो मुझे तो वो समझाएं कि बाप के बारे में क्या कहते थे। बाप वाले बाप से पूछे बगैर कुछ नहीं करते। तो आज बाप के पूछे बगैर कुछ हो रहा है कि बाप से तुमको पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आज उस संजरानी साहब को चेंज कर देना। तो हमारे खिलाफ चार्जशीट कर रहे हैं, उससे पहले कुछ करके दिखा दें, सबके सामने आ जाएगा। ठीक। अच्छा मुझे अली साहब ये बताइए, पंजाब की अगर बात की जाए तो अभी भी आज का बड़ा अहम इजलास हुआ, खान साहब भी थे, फिर मोनस इलाही भी उसमें शामिल हुए। व्हाट्स द प्लान देयर? और दूसरा इस पर भी एजुकेट कीजिएगा कि क्या जो वो सीट एडजस्टमेंट थी वो हतमी मराइल में पहुंच चुकी है, हो चुकी है काफ लीग के साथ, और कितनी सीटों पर हुई है? सर जी, जो आज भी डिस्कशंस हो रही हैं वो बिल्कुल वही है जो हमारा प्लान था। हमारा क्या है, हमारा मेन आपको रोड मैप खान साहब दे चुके हुए हैं। और जब उन्होंने 20 दिसंबर की डेट कहा था, 20 दिसंबर तक मैं ओपन मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। और उसके बाद आपने देखा था कि इसहाक डार और रियाज सादी साहब प्रेसिडेंट साहब से मिले भी थे, और उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और फिर हमने ऐलान किया हम असेंबली तोड़ेंगे। हम चाहते क्या है, हमारा रोड मैप है क्या कि पाकिस्तान इस वक्त जिस दलदल में फंस चुका हुआ है उसका निकालने का सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान पूरे के अंदर जनरल इलेक्शन। हमारा जो उसके लिए कोशिशें हैं वो ये हैं कि हमने असेंबली और केपी असेंबली तोड़नी है, तहलील करनी है। पाकिस्तान इस्लाम नेशनल असेंबली से हम लोगों ने इस्तीफे देने हैं। सिंध के ऊपर जो हमारी सीट्स हैं उसके में हमने इस्तीफे देने। बलूचिस्तान में हमारे जो मेंबर्स हैं उधर से हमने इस्तीफे देने। और इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के ऊपर हमने पॉलिटिकल प्रेशर डालना है ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो सकें। गवर्नमेंट इमरान खान को गिराना चाहती थी और कामयाब होगी। आज वो इमरान खान की असेंबली तोड़ने के अंदर सबसे बड़ी हर्डल है, बड़ी मजाका खेज चीज है। वो तो हमें कहते थे कि आप जाएंगे तो आपको आलू अंडे पड़ेंगे। और आज वो क्या वो कराची के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो, चाहे वो इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो, सबसे वो भाग रहे हैं। इनकी छेड़ बन चुकी हुई है कि अगर आपने इनको भगाना है तो अनाउंस कर दें इलेक्शन हो रहे हैं, खुद ही भाग जाएंगे। तो तरीका ये। ठीक, अच्छा सर, सीट अली साहब, सीट एडजस्टमेंट जी आदिल भाई देखें, वो पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम एक पॉलिटिकल पार्टी। आपके सामने है, आपने परवेज इलाही साहब को कोट भी किया। परवेज इलाही साहब को बिल्कुल बाजवा साहब ने कहा होगा, हम तो उनके बयान पे हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते, पर हम पे बहुत प्रेशर था बाजवा साहब। और बाजवा साहब चाहते थे उनके जो सुसर के दोस्त हैं अलीम खान साहब, उनको हम वजीर आला बनाए। हमने अपनी एक पॉलिटिकल मूव लिया, हमने एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं लिया और हमने परवेज इलाही साहब की फेवर किया। ये हमारा पॉलिटिकल था, वो उनका पॉलिटिकल था। उनके हो सकते हैं एहसानात, हम पे कोई एहसान नहीं है उनका। और अब भी हम ये समझते हैं कि हमारे नेशनल अलायंस है। हम 2018 में उनके साथ हमने अलायंस किया था, अब भी हम उनके साथ अलायंस में जाएंगे। वो हमारे साथ खड़े रहे, बड़े टफ टाइम्स में खड़े रहे। बड़ा सर वो अलायंस आपने किया था या करवाया गया था? जिस तरह परवेज इलाही साहब कहते हैं कि अभी भी अदम एतमाद के बाद जनरल बाजवा ने कहा था कि आप पीटीआई के पास जाएं।
वो परवेज अलाई साहब बता सकते हैं। हमने तो अपना देखें, हम बहुत सारी जमातों के साथ अलायंस के अंदर गए थे, बहुत जगह हमने जीडीए के साथ अलायंस किया था, हमने बहुत सारी पार्टीज के साथ अलायंस किया था, उनमें से एक काफ लीग भी थी, 10 सीटों के ऊपर हमारी एडजस्टमेंट हुई थी, हमने उसके खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए थे। और इस तरह अब भी जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, हम कोई भी हमारा फॉर्मूला तय पाया जाएगा, उसके तहत सीटों के ऊपर काफ लीग के अगेंस्ट हम अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं। ठीक है। मुझे अली साहब आखिर में, चूंकि आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, यहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने थे 31 दिसंबर, 3-4 दिन रह गए हैं, कैंडिडेट से लेकर वोटर तक को कुछ पता नहीं वो होने या नहीं होने। आपका लाए अमल क्या है? क्यों नहीं आप मतलब कोर्ट में जाएं कि कोर्ट एटलीस्ट वो कह दे, अगर आपके बकौल की जी हुकूमत इलेक्शन से भागना चाह रही है लोकल बॉडीज एक्ट में आखिरी वक्त में अमेंडमेंट करके, तो आप जाएं अदालतें, वहां से इंसाफ लें। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये पहली दफा नहीं भाग रही है, तीसरी दफा भाग रही है। जब हमारी गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने एक लेजिस्लेशन की, सेनेट में हमारे नंबर्स पूरे नहीं थे, हम एक ऑर्डिनेंस लेके आए, वो ये नो लीग की पीडीएम अदालत चली गई, वो ऑर्डिनेंस उड़ा दिया गया। दूसरी दफा इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया 50 सीटों पे इलेक्शन, इन्होंने यूनियन काउंसिल 50 से बढ़ा के 101 कर दी। अदालत ने कहा कि अब इलेक्शन 101 के ऊपर होंगे। उसके बाद 101 के ऊपर इलेक्शंस कॉल हुए और 10 दिन पहले इन्होंने दोबारा अपना ही किया हुआ अपना ही नोटिफिकेशन वापस लिया, कैबिनेट से अप्रूवल ली, 125 यूनियन काउंसिल बना दी। उससे पहले अत्तर मिनल्ला साहब जजमेंट दे चुके हुए हैं। पिछली दफा ये जब कोर्ट गए थे 101 यूनियन काउंसिल्स के लिए, तो उन्होंने कहा था जब तक इलेक्शन नहीं हो सकते, जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक ना आप लॉ के अंदर चेंज कर सकते हैं, ना यूनियन काउंसिल की हैयत तादाद चेंज कर सकते हैं। हम कोर्ट के अंदर जा चुके हुए हैं, हम कंटेम्प्ट के अंदर गए, पर जज साहब ने कहा पास्ट इज पास्ट। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमेशा कोर्ट ही होते हैं पुराने फैसले, बट उन्होंने कह दिया ऑनरेबल जज साहब ने, आपके सामने एक जगह 2-2 जजमेंट्स आ रही हैं। जावेद लतीफ के केस में कहा जाता है कि पूरे अगर एक ही वकूअ के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एफआईआर नहीं हो सकती, पर दूसरी उनको रिलीफ दिया जाता है, और दूसरी तरफ आजम स्वाति को बेल नहीं दी जाती। तो ये आपके सामने ही है। हमजा सलमान शहबाज इंग्लैंड में होते हैं और इधर उनकी बेल हो जाती है, 16 अरब रुपए के उनके ऊपर केसेस होते हैं, बट अदालत है, हम आखिर में हमें एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और आखिर में उनकी बात माननी पड़ती है। कल इलेक्शन कमीशन के पास माननी पड़ती है। चले ठीक, चले अली नवाज अवान साहब की 100 मत जानेगा। सीनियर सहाफी और कॉलमिस्ट तजियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब, जो सदर मुमलिकत ने स्टेटमेंट दी कि जी जनरल बाजवा ने सेनेट इंतखाबात हों या 2018 के इंतखाबात हों उसमें पीटीआई की मदद की, ऑल्दो फिर उसका डिस्क्लेमर भी आ गया, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं कि एक्चुअली मैंने कहा क्या था, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्होंने यही समझा। फिर उसके अलावा परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड कि जी हमारे मोहसिन हैं पीटीआई की, उन्होंने मदद की। फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ये कहना कि जी उन्होंने पीटीआई की और उसकी मदद की। लेकिन क्या आप समझते हैं कि 2018 में और सेनेट में सब कुछ हुआ, और बाजवा साहब खुद भी कह चुके हैं कि जी हम करते रहे, सपोर्ट करते रहे, लेकिन आज के बाद ये मामला अब खत्म हो चुका है। हाउ डू यू रीड ऑल ऑफ दिस? देखिए, कोई राज की बात नहीं है। ये जो एक जमाने में जब हम सुना करते थे कि हुकूमत वक्त यानी कि सिविल और मिलिट्री क़यादत जो एक सफ़े पर है, तो उस चीज़ पे बाज़ लोग बहुत तनकीद किया करते थे कि गालिबन नहीं होना चाहिए। बाज़ जो खुश फहम थे वो समझते थे कि अगर मुल्क आगे लेके जाना है तो दोनों, अगर आपके सिविल और मिलिट्री रिलेशन अच्छे होंगे, मिलकर काम कर रहे होंगे, तो मुल्क आगे जाएगा। अच्छा, उसमें ये समझना चाहिए हमें कि वो एक दौर था कि जो उतार और चढ़ाव आए हैं इस पूरे इन ताल्लुकात में, कि हम फौज की क़यादत ने बहुत सपोर्ट किया इमरान खान साहब की हुकूमत को। उसी तरह इमरान खान को याद होगा कि उठते बैठते तारीफ किया करते थे, उनके वज़रा तारीफ किया करते थे। तो वो एक बड़ा एक दौर जो था बकौल उनके कि सुनहरा दौर था उन ताल्लुकात का। फिर गालिबन इमरान खान की तवक्कुआत पर जनरल बाजवा ने पूरा उतरना छोड़ दिया, और जनरल बाजवा साहब की जो ताल्लुकात उसमें इमरान खान साहब पूरे नहीं उतर रहे थे। तो दोनों ही जो थे अपने अपने तई दुखी हुए किसी न किसी मरहले पे, और जो एक दूसरे से तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि वो फासले और दूरियां हुई। अच्छा, वो गालिबन मैं नहीं कहूंगा कि वो इदारों के दरमियान हुई या जमात के दरमियान हुई, वो कम अज कम शख्सियात के दरमियान हुई। और जाहिर है कि हमारे जैसे ममालिक में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, आदिल आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शख्सियात का बड़ा बुनियादी किरदार होता है। तो वो मैं समझता हूँ कि पूरा जो एक जब जाती टसल बन जाती है, पसंद नापसंद बन जाती है कि बाजवा साहब कुछ कह रहे हैं, इमरान खान नहीं मान रहे, और इमरान खान कोई फरमाइश कर रहे हैं, उसको वो बाजवा साहब उस पर पूरा उतरना मुनासिब नहीं समझते। तो वहां से हम देखते हैं कि जो राहें हैं वो तरजीहात जो है वो बदल गई, दोनों इनकी फरीकों की वो बदल गई। ठीक, मुझे आमिर साहब एक सिनारियो मैं आपके सामने रखता हूँ और आपसे इस पर रहनुमाई भी चाहेंगे
कि जब अदम एतमाद हो गई तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि अगर वो दैट वाज द परफेक्ट टाइम, अगर इमरान खान साहब ने पुश करवा कर इंतखाबात करवाने होते जब वो इक्तदार से बाहर आए, तो पंजाब और केपी असम्बली अपनी हुकूमतें अगर डिसॉल्व कर देते। लेकिन ही वेंट अदरवाइज। उन्होंने 10 सीटों वाले परवेज इलाही साहब को, उस पर काफी तनकीद पार्टी के अंदर, उनके लोग नाराज हुए, उनको वजारत आला दे दी। फिर परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी ये जनरल बाजवा के कहने पे हम खान साहब के पास गए। अब उसी परवेज इलाही साहब को असेंबली तहलील करवाने के लिए 30 सूबाई सीटें और पता नहीं 10-12 कौमी असेंबली की सीटें दे रहे हैं। तो अगर अगले इलेक्शन को आप मद्देनजर रखें, इसका मतलब कि आप एक दफा फिर अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। मतलब उनकी जो फैसला साजी है इमरान खान साहब की, खुसूसन टाइमिंग, क्या उस पर सवालिया निशान नहीं उठते कि बर वक्त फैसले, मतलब फैसले करने का जो टाइम होता है वो उनसे गुजर जाता है अक्सर? आदिल, ये जो बात है ना कि बर वक्त फैसले, बात ये होती कि इमरान खान की कुछ तवक्कुआत थी। गालिबन वो जब अलग भी हो गए थे तो कुलियतन इस्टेब्लिशमेंट से मायूस नहीं थे, और उन्हें गालिबन इस बात का इदराक होगा या उनकी ख्वाहिश होगी कि किसी ना किसी मरहले पे पैचअप हो जाएगा, और हो सकता है कि इस बात की किसी ना किसी लेवल पे उनको यकीन दहानी भी कराई गई हो, कोई पैगाम भी गया हो। तो ये सारी हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उस तरह से फैसले नहीं किए कि जिस तरह से एक जो जैसे आज हम हाइंडसाइट में देखकर कहते हैं कि जी वो फैसला जो था ज्यादा मुनासिब होता। अच्छा, दूसरा हमें ये समझना चाहिए कि इमरान खान कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन नहीं है, और वो आज भी नहीं है। उनकी ख्वाहिश ये, उनकी तमन्ना ये, और जाहिर है उनकी क्या, हमारे मुल्क की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पावर प्ले में है, वो तमाम की तमाम जो है चाहती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट का, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ हो उनके सरों पर हो। वो नून लीग भी चाहती है, पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक चाहती है, बल्कि उन पे रखा भी गया, और इसी तरह पीटीआई भी। तो इमरान खान एकदम अपने तमाम जो है पुल जलाना नहीं चाह रहे थे। जो आज मैं अगर उसका पूरा तजिया करूं तो वो बतदरीज जो है वो मतलब है कि कुछ उम्मीद थी, कुछ पहले दिल टूटा, फिर मायूस हुए, फिर शिकायत की, फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। ये तमाम चीजें जो थी, उसके बाद वो ग्रेजुअली उस मरहले पे पहुंचे कि जहां पर उन्होंने बाजवा साहब को खुलकर उन पर तनकीद करना शुरू की। वरना आपको वो दिन भी याद होंगे जब उन्होंने कहा कि जी इनको दोबारा एक एक्सटेंशन दे देते हैं ताकि ये एक्सटेंशन दी जाए। बिल्कुल, जो मुतनाज़ा हुकूमत, बिल्कुल। अच्छा, मुझे आमिर साहब जाते हुए एक और अहम सवाल, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को मौजूदा सियासी हालात में कौमी असम्बली में वापस आ जाना चाहिए? उसकी वजह यह है कि असम्बली से बाहर रहकर उन्हें सियासी जो हासिल ऑब्जेक्टिव करना चाह रहे हैं इलेक्शन, वो होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो बेहतर नहीं होगा कि असम्बली के अंदर आकर गवर्नमेंट को टफ टाइम दें, इकोनॉमी पे दें, बाकी मामलात पर दें, उनको क्वेश्चन करें? क्या ये सियासी तौर पर इमरान खान साहब के लिए बेहतर नहीं होगा? अगर आप उसकी तरह से देखिए रिवायती सियासत में तो गालिबन हो सकता है, लेकिन इमरान खान, अब मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी है उस बात को। तो इमरान खान को जो भी करना है वो की कोशिश करें कि जी सड़कों पे रह के करें, एहतजाज करके करें, क्योंकि एक चीज में वो कामयाब हुए हैं, वो ये कि उन्होंने हुकूमत को मुसलसल दबाव में रखा हुआ है। अगर वो खुद कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने हुकूमत को भी कामयाब नहीं होने दिया। तो दिलचस्प बात है, हम सिर्फ इमरान खान की नाकामियों का जिक्र करते हैं जो कि हैं, बिल्कुल है, वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन एक हदफ उन्होंने हासिल किया। एक तो पोलिटिकली रेलिवेंट है वो और मकबूल तरीन सियासतदान बन गए, ये कोई मामूली बात नहीं। फिर दूसरा हम देखें कि हुकूमत की क्या नाकामी, कि उनकी जो भी अहदाफ थे वो ठीक है, उन्होंने करप्शन केसेस खत्म कर दिए और आर्मी चीफ को तैनात कर दिया, वो 2-3 मोटे मोटे काम किए, लेकिन अगले इलेक्शन जीतने के लिए जो मईशत को ठीक करना था, जो उन्होंने और कोई इस्लाहात करनी होंगी, और जो उन्होंने महंगाई को कम करना था, उन तमाम चीजों में हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही। और अगर यही हालात है तो अगला इलेक्शन जो है इस वजह से वो लूज कर सकते हैं इमरान खान। और शायद आमिर साहब, थैंक यू सो मच। और शायद यही वजह है कि आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि 7-8 महीनों में हमने बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट पे किया। थैंक यू सो मच फिर जानेगा। मुल्क की सियासत में आजकल कोई स्कैंडल या केस मौजूद बहस है तो वो तोशाखाना केस है। इस केस को हालिया हफ्तों में सबसे ज्यादा तवज्जो उस वक्त मिली जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तोशाखाना से ली गई घड़ियों के मामलात सामने आए। इसी केस की बुनियाद पर उनके सियासी मुस्तकबिल का तयन होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये केस सिर्फ इमरान खान के गिर्द नहीं घूमता, माजी में भी इस केस से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों, साबिक सदर जरदारी साहब हों, यूसुफ रजा गिलानी साहब हों, उनको भी बाकायदा सुबकी या हजीमत का निशाना बनाया गया। आजकल ये मामला सियासी मुबाहिसे के अलावा कानूनी पैमाने से भी गुजर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को टेकअप कर रखा है और आज ही की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक सुदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक काबीना डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब हमारी एक्सक्लूसिव खबर यह है
कि हुकूमत ने इस मामले में एक बड़ा फैसला करने जा रही है, जिसकी मंजूरी का इम्कान आइंदा जो होने वाले काबीना का इजलास है उसमें शायद होगा। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मौजूदा जो दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक हुकूमत ने तोशाखाना से मुतालिक गुज़श्ता 20 साल की तमाम तफसीलात को डी क्लासीफाई या आम करने, पब्लिक करने का फैसला किया। इस मुतालिक बुध को होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में बैनुल-वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद तोशाखाना से मुतालिक तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी और बाद अज़ाब बिल की शिकल में से पार्लिमान में लाया जाएगा। इन तजावीज़ में तोशाखाना की पिछले 20 साल की तफसीलात को काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तमाम मिलने वाले तहाइफ को वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद या तो अहम सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए रखा जाएगा, या खैराती इदारों को अतिया की जाएंगी, या फिर तोहफे की मार्केट वैल्यू लगाकर उसको ऑक्शन किया जाएगा। दिलचस्प शर्त जो इस बिल का हिस्सा है वो सजा से मुतालिक है कि अगर कोई शख्स मज़कूरा मुद्दत में तोशाखाना में तहाइफ जमा नहीं कराता तो वो बतौर सजा इस तोहफे की मार्केट मालियत के 5 गुना ज्यादा रकम देगा। तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ। रियाज, ओवर टू यू, क्या चीदा नुकात हैं इसके? जी बिल्कुल आदिल, काबीना ने फाइनली तकरीबन ये एक जो बैनुल वज़ारती या इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी थी 12 मेंबर्स की, जिसमें 4-5 इदारों के सेक्रेटरी थे, फिर लॉ और कॉमर्स और सेक्रेटरी वगैरह सारे जो मौजूद थे, मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, और बाकायदा तौर पे इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, बड़ी कम्प्रीहेंसिव है, जिसमें इंडिया और जो दूसरे ममालिक हैं उनका जायज़ा लिया गया कि वो जो है तोशाखाना के जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनको कैसे वो करते हैं। तो एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट तैयार हो गई है, वो काबीना में बुध में ज़्यादा इम्कान है, एजेंडे में शामिल है कि बुध को ये काबीना के सामने रखी जाएगी। तो इसमें बड़ी कम्प्रीहेंसिवली चीज़ें उन्होंने दी हैं, और जो कंक्लूड एक किस्म का ये किया है कि अब जो गिफ्ट्स हैं वो आम जिसको भी मिलेंगे तकरीबन 6-7 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक, और तमाम जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो हैं, उनको जो मिलेंगे वो अपने पास नहीं रख सकेंगे, बल्कि बाकायदा तौर पे पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन होंगे रियाज? इसकी बड़ी तफसील से जिक्र किया गया इस उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर के तकरीबन 2 दर्जन नाम इन्होंने दिए हैं, जिसमें फेडरल लेवल पे जितने लोग हैं तमाम, और उसके बाद जो प्रोविंशियल लेवल पे जितने मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो नीचे वाले ग्रेड के लोग होते हैं 1 से 5 जिनको टिप्स मिलती हैं, उसके अलावा जितने भी जो आइटम्स हैं, जो पेरिशेबल आइटम्स कहा जाता है, नॉन पेरिशेबल, सब जो हैं वो बाकायदा तौर पर उन्हें जमा करवाने होंगे। और एक और दिलचस्प बात है, जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसमें सिविल और मिलिट्री दोनों लोगों को जो पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन है उसमें शामिल किया गया था, लेकिन जो लास्ट रिकमेंडेशन है जो ऑब्वियसली जो बिल में भी शामिल की गई है, उन्होंने जो ज़ाहिर काबीना ने उसकी मंजूरी देनी, मुजवज़ा बिल है, उसके अंदर उन्होंने मिलिट्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने इस तरह डाला है कि वो तमाम लोग जो रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं, पैसे लेते हैं, सैलरी विड्रॉ करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कैपेसिटी में गए या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं, बाकायदा तौर पे उनको भी वो तोहफे जो है सरेंडर करने होंगे। इसके अलावा वरना फिर उनको ज़ाहिर है वो सज़ा मिलेगी, 5 गुना ज़्यादा कीमत उनको उस तोहफे की अदा करनी पड़ेगी अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर जमा नहीं करवाते। बहुत शुक्रिया रियाज। नाज़रीन, PTI के सीनियर सेनेटर आज़म स्वाति की जानिब से फ़ौज बिलखुसूस साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुतालिक की जाने वाली मुतनाज़ा ट्वीट्स उनके गले पड़ चुकी हैं। आपको याद दिलाते चले कि 27 नवंबर को आज़म स्वाति को फौजी अफसरान के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट करने पर FIA ने अरेस्ट किया था। ट्रायल कोर्ट ने 21 दिसंबर को आज़म स्वाति की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। इससे पहले भी उन्हें 12 अक्टूबर को आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट करने पर अरेस्ट किया गया था। आज इस मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत हुई, जिसमें इस केस से मुतालिक एक दिलचस्प मोड़ भी आया जब सेनेटर आज़म स्वाति के वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल ने यह मुबैना ट्वीट्स पोस्ट ही नहीं की और आज़म का किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था, जबकि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पास आज़म स्वाति के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उन्हें जमानत भी नहीं दी जा रही। मुबैना पोस्ट आज़म स्वाति ने खुद ट्वीट की या नहीं, उनका ट्विटर हैंडल कौन चलाता है, इस मुतालिक आज़म स्वाति साहब की कोई गुफ्तगू हमारे जो शो में हुई थी वो सुन लें। मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो मैंने मुख्तदर हलकों को मुबारकबाद दी है कि आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जहां चोर और चौकीदार आपस में मिल चुके हैं। यानी आज़म स्वाति साहब जो थे वो खुद ही ट्वीट्स करते थे। दूसरी जानिब आज़म स्वाति की जमानत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और FIA को नोटिस जारी करते हुए 2 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। इसी मामले में आज आज़म स्वाति का एक मुबैना खत भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम जो है और उन्हीं के खिलाफ लिखा है। इस खत के मुताबिक आज़म स्वाति का कहना है कि उन्हें चीफ जस्टिस की अदालत पर एतमाद नहीं, इसलिए केस दूसरी अदालत मुंतकिल करें। आज़म स्वाति के बकौल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई
हाई कोर्ट के फैसले में ताखीर के बायस उन्हें अगवा करके बलूचिस्तान और फिर सिंध ले जाया गया, जबकि उनकी जमानत की दरख्वास्त का फैसला महफूज होने के बाद भी स्पेशल जज का तबादला कर दिया गया। याद रहे कि आजम स्वाति की जानिब से फौज के आला अहदेदारों पर एक मुतनाज़ा वीडियो भेजने का भी इल्ज़ाम लगाया गया था, जिस मुतालिक भी वो कोई सबूत लाने में ताहाल कासिर ही हैं। इस इम्कान का भी इज़हार किया जा रहा है कि वो अपनी ट्वीट से बज़ाहिर दस्तबरदारी के बाद शायद एक मुबैना वीडियो से मुतालिक इल्ज़ाम से भी दस्तबरदार हो सकते हैं। बहरहाल एक बात यकीनी बनानी चाहिए कि आज़म स्वाति को मुकम्मल इंसाफ मिलते नज़र आना चाहिए, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब PTI समझती है कि उन्हें सियासी तनकीद का, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है आदिल शाहजेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।